नमस्ते। कक्षा 12वीं अंतिम गद्य 20वां गद्य, जिसका शीर्षक है मनोहरपुरी की सीमा पर। लेखक गोवर्धन राम माधवराम त्रिपाठी जी और साहित्य प्रकार उपन्यास अंश। लेखक परिचय और साहित्य प्रकार पर विचार विमर्श हमने पूर्ण किया। आज के इस भाग में इस गद्य का जो सारांश है उसे समझने की कोशिश करेंगे। मनोहरपुरी की सीमा पर यह गद्य सरस्वती चंद्र, जो गुजराती भाषा की एक महानवल है, जो अपने में एक विस्तृत कथा को समेटे हुए है, जिस पर फिल्में भी बनी, दूरदर्शन पर धारावाहिक रूप में प्रस्तुत किया गया और गोवर्धन राम त्रिपाठी जी की कीर्ति का, यश का यह नवल कथा जो है, उपन्यास जो है, वह विशेष आधार है। अपने जीवन के एक लंबे दौर में उन्होंने इस नवल कथा को लिखा। आधे से ज़्यादा जीवन उन्होंने इस नवल कथा को पूर्ण करने में लगाया और सरस्वती चंद्र के 1 से 4 भाग जो है वह प्रकाशित हुए। बहुत बड़ी कथा है, अनेक अंतर कथाएं हैं, हजारों की संख्या में पात्रों का भुनाव है। हमारी किताब में गद्य जो प्रस्तुत किया गया है वह सरस्वती चंद्र का दूसरा जो भाग है। गुजराती भाषा में अगर कहे तो उसका शीर्षक दिया गया है गुण सुंदरीनु कुटुंब जाड़। गुण सुंदरीनु कुटुंब जाड़। उस दूसरे भाग में से पहला प्रकरण जो है, जिसका गुजराती भाषा में शीर्षक है मनोहरपुरीनी सीमागढ़, और उसको हिंदी में अनुवादित करके हमारी किताब में प्रस्तुत किया गया। वैसे सरस्वती चंद्र अनेक भारतीय भाषाओं में अनुदित महानवल है। हर एक भाषा में इसका अनुवाद जो है वह किया गया है। दोस्तों, इस प्रकरण का विशेष महत्व इस दृष्टिकोण से भी है कि इसमें मनोहरपुरी के आसपास का जो सौंदर्य है उसका प्राकृतिक मनोहारी चित्रण जो है वह अलंकारिक भाषा शैली में प्रस्तुत किया गया है। इसलिए ये गद्य कथा तो आगे बढ़ाता ही है, साथ ही साथ अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण भी सविशेष उल्लेखनीय है। तो आज के इस भाग में हम गद्य का सारांश जो है उसे प्रारंभ करते हैं। कथा कुछ इस प्रकार से प्रारंभ होती है कि मनोहरपुरी जो है गांव, वह स्वर्णपुर से लगभग 10 कोस की दूरी पर है। स्वर्णपुर नगरी जो है वहां से वह 10 कोस की दूरी पर यह मनोहरपुरी गांव है। प्राचीन काल में, बहुत पहले प्राचीन समय में, यह उस समय बड़े बड़े प्रतापी वीर राजाओं की राजधानी थी। बड़े बड़े विद्वान, स्वतंत्र और प्रतापी राजाओं की यह राजधानी थी। कौन? तो कि स्वर्णपुर। एक समय था जब ये स्वर्णपुर जो है वह प्राचीन काल में महान नगरी थी और बड़े बड़े स्वतंत्र, प्रतापी और विद्वान राजाओं की यह राजधानी हुआ करता था, केंद्र स्थल हुआ करता था। लेकिन काल के प्रताप से, यानी कि समय के प्रभाव से, जैसे जैसे समय बीतता गया, उस राजाओं को अलग अलग विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा। उनमें से म्लेच्छ प्रजा जो है, जो विदेशी है, ये म्लेच्छ शब्द का अर्थ होता है विदेशी प्रजा, जो आर्य नहीं है। हम जानते हैं कि भारत में अलग अलग समय पर
अलग अलग जाति और प्रजातियां अन्य जगह से, अन्य देशों से, अन्य भूमि भाग पर आकर बसी है, जिसमें आर्य हो, द्रविड़ हो, सिंधु हो, म्लेच्छ हो, हूण हो आदि अनेक, अफगानी राजा, बादशाह, अनेक विध ऐसे राजा, विदेशी प्रजा जो है उन्होंने भारत पर समय समय पर आक्रमण किए, और उनमें से एक म्लेच्छ प्रजा जो है, विदेशी प्रजा जो है, उन्होंने आक्रमण किया, और परिणाम यह हुआ कि मनोहरपुरी की अवनति, दुर्गति जो है वह हुई, अधोगति हुई। अब वहां पर एक गांव रह गया है, स्वर्णपुर में सिर्फ एक छोटा सा गांव जो है वह रह गया है, जिसे लोग अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं। उनमें मनोहरियु, मनोरियु आदि नामों से उसको संबोधित किया जाता है। जब किसी गांव का नाम होता है तो लोग अपने बोलने के लहजे से उस गांव का नाम, शब्द जो है वो बोलते हैं, फिर उस लहजे के अनुसार उस गांव का नाम जो है वो लिख दिया जाता है। तो मनोहरपुरी जो है उसे वहाँ गांव के जो लोग हैं वह मनोहरियु और मनोरियु के नाम से संबोधित करते थे, आदि नामों से जाना जाता है वह गांव। और आज यह गांव जो है वह रत्ननगरी के राज्य में आया है, प्रदेश में आया है। पहले स्वर्णपुर राज्य में था, पर अब वह रत्ननगरी प्रदेश में यह गांव आया हुआ है। और इतिहास पूजक बुद्धि वाले विद्या चतुर नाम के इस गांव के व्यक्ति है, उनको वह प्रिय होने से सविशेष रूप से इस गांव की देखभाल जो है वह की जाती है। क्या बात है कि मनोहरपुरी गांव जो है वह रत्ननगरी प्रदेश में आया हुआ है, और वहाँ मनोहरपुरी में रहने वाले इतिहास पूजक, मतलब इतिहास में विश्वास रखने वाले, परंपरा में विश्वास रखने वाले बुद्धिशाली व्यक्ति, जिसका नाम है विद्या चतुर, इस विद्या चतुर को यह गांव जो है वह प्रिय है, और इसी कारण से इस गांव की सविशेष जो है वह ध्यान रखा जाता है, उसकी देखभाल की जाती है। और उसका कारण कई इस प्रकार का था कि विद्या चतुर का जन्म जो है वह इसी गांव में हुआ था। दूसरा, अन्य बहुत से कारण भी थे कि जिसके कारण विद्या चतुर को यह गांव जो है वह विशेष प्रिय लगता था। पहला कारण था कि उस गांव में उसका जन्म हुआ था। दूसरा, कि विद्या चतुर का मौसियान और उसकी जो पत्नी है जिसका नाम है गुणसुंदरी, उस गुणसुंदरी का मायका जो है वह इसी गांव में था। तो विद्या चतुर का मौसियान यानी कि मासी का घर, और गुणसुंदरी जो विद्या चतुर जी की पत्नी थी जिसका नाम गुणसुंदरी था, उसका मायका जो है वह भी इसी गांव में था। और इसी कारण से इतना ही नहीं, उन दोनों का प्रारंभिक बालपन यानी कि बचपन और युवा अवस्था का प्रारंभिक दौर जो है वह भी इसी गांव में बीता था। और इसी कारण से इन दंपति के द्वारा यह गांव जो है वह विशेष उसकी देखभाल जो है वह की जाती थी, और मनोहरपुरी दोनों को मनोहर लगती थी, और मनोहरियु, मनोरियु आदि नाम से उन्होंने ही मनोहरपुरी नाम जो है उसका जीर्णोद्धार किया था। जीर्णोद्धार का अर्थ होता है मरम्मत, उसमें बदलाव किया था। पहले लोग मनोहरियु, मनोरियु आदि नाम से संबोधित करते थे, पर विद्या चतुर और उसकी पत्नी गुणसुंदरी को यह गांव विशेष प्रिय होने के कारण इन दोनों ने इस गांव के नाम का जीर्णोद्धार किया था, और उसको प्रिय होने से उसकी देखभाल भी की जाती थी। और देखभाल का कारण क्या था? तो कि विद्या चतुर का जन्म इसी गांव में हुआ था। दूसरा, विद्या चतुर का मौसियान इसी गांव में था, और गुणसुंदरी का मायका भी इसी गांव में था। बचपन और युवा अवस्था का प्रारंभिक दौर इस दंपति के द्वारा इसी गांव में बीता था, और इसी कारण से यह गांव उन्हें विशेष प्रिय था, और दोनों उस गांव का ध्यान रखते थे, देखभाल करते थे,
और उन दोनों ने ही इस गांव को मनोहरपुरी नाम दिया था। अब उस गांव के प्राकृतिक सौंदर्य के लेखक अगले पैराग्राफ में बात करते हैं कि इस गांव का कृत्रिम वैभव जो है वह संपूर्ण नष्ट हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इस गांव की ईश्वर प्रदत्त सुंदरता जो है वह उसे अभी भी छोड़कर गई नहीं थी। कृत्रिम वैभव का अर्थ होता है मनुष्य के द्वारा निर्मित किए हुए साधन। तो इंसानों ने जो भौतिक सुविधाएं इस गांव में बनाई थी, मकान, अन्य चीजें, वे अनेक आक्रमणों के कारण नष्ट हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसका जो ईश्वर प्रदत्त सौंदर्य था वह अभी भी उस गांव को छोड़कर गया नहीं था। और इसी तथा दूसरे कई कारणों से बहुत से लोग इस स्थल से परिचित थे और उन्हें प्रिय लगता था, क्योंकि आसपास का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वह विशेष मनोहारी आकर्षक था और इसी कारण से कई लोगों को यह प्रिय लगता था। और दूसरा का क्या कारण था, तो कि सुवर्णपुर, रत्ननगरी और अंग्रेजी राज्य, ये तीन जो प्रदेश है उनके अधिकार क्षेत्र की सीमाएं इसका केंद्र बिंदु थी। ये तीन राज्य जो है आसपास के, जिसमें सुवर्णपुर, रत्ननगरी और अंग्रेजी राज्य, ये तीनों का अधिकार क्षेत्र मनोहरपुरी था और उसका केंद्र बिंदु भी मनोहरपुरी गांव था। और इतना ही नहीं, इन तीनों राज्य के सिवान जो है वह मनोहरपुरी के सिवान के साथ आकर मिलता था। सिवान का अर्थ होता है सीमाएं। ये तीनों जो प्रदेश है कौन कौन से, तो कि सुवर्णपुर, रत्ननगरी और अंग्रेजी राज्य, इनकी जो सीमाएं हैं वह मनोहरपुरी गांव जो है उसकी सीमा के पास जाकर मिलती थी। और इतना ही नहीं, इन राज्यों के अलावा ईश्वर रचना का सीमाएं भी जो है वह भी इसका केंद्र बिंदु था, क्योंकि चारों दिशाओं में ईश्वर प्रदत्त जो सौंदर्य था, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दिशा में, वह भी इसका केंद्र बिंदु था। इसलिए सिर्फ इतना ही नहीं कि कृत्रिम नगरों की सीमाएं, बल्कि ईश्वर प्रदत्त सीमाएं भी, उसका सिवान भी इस नगरी से मिलता था, इस गांव से मिलता था। आगे इस गांव के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में जिस प्रकार के सौंदर्य है बिखरे हुए, उसका लेखक ने यहां वर्णन किया। उनमें से सबसे पहले पश्चिम दिशा में जो है वह गांव से थोड़ी दूरी पर, आधे कोस की दूरी पर एक समुद्र है। सबसे पहले पश्चिम दिशा में क्या है, तो कि आधे कोस की दूरी पर एक समुद्र था। और जहां हम जानते हैं कि समुद्र होता है वहां आसपास समुद्र में पवन जो है उसकी लहरों में होकर आता है, जिसके कारण वह ठंडा वातावरण निर्मित करता है, शीतल वातावरण बना देता है। तो जब ग्रीष्म यानी कि गर्मी की ऋतु आती, तो मनोहरपुरी गांव का जो वातावरण है वह गर्मी की दुस्सहता जो है, पीड़ा जो है, वह इनसे दूर रहती थी। इसलिए आधे कोस की पश्चिम दिशा में जो समुद्र था, इन पश्चिम दिशा के समुद्र से आने वाला जो पवन है वह उनकी समुद्र की लहरों से होकर आता था, जिसके कारण मनोहरपुरी से गर्मी के समय उसकी जो दुस्सहता है, पीड़ा है, वह दूर रहती थी। वहां पर शीतलता और ठंडी बनी रहती थी। तो पहला कि पश्चिम दिशा में समुद्र था आधे कोस की दूरी पर। दूसरा तो कि उत्तर में एक सुंदरगिरी नाम का छोटा परंतु आकर्षक सुंदर पर्वत का आरंभ होता था। क्या था? उत्तर दिशा में सुंदरगिरी नाम का एक छोटा सा पर आकर्षक सुंदर पर्वत जो है उसका आरंभ होता था। और इतना ही नहीं, दूसरे दोनों और बड़े बड़े वन थे। पूर्व दिशा में जो है वह आम का वन था और अति विस्तृत असंख्य बरगदों से भरा हुआ, उनकी घटाएं, गन्ने के खेत आदि से इस छोटे से गांव की जो दृष्टि सीमा है वह रूंध जाती थी। क्योंकि पूर्व दिशा में क्या था, तो कि
आम का एक बड़ा वन था और साथ ही साथ बड़े बड़े बरगद के पेड़ थे, उनकी घटाएं जो है वह ऊंची फैली हुई थी। और इतना ही नहीं, गन्ने के खेत भी थे, जिसके कारण दूर से अगर कोई देखे तो मनोहरपुरी गांव जो है उसकी सीमा सीधी दिखाई नहीं देती थी। इस वन के कारण इसकी सीमा जो है, उसकी दृष्टि सीमा रूंध जाती थी, दिखाई नहीं देती थी। और इतना ही नहीं, दूसरी ओर जो वन है वह ताड़ के वन है। ये ताड़ के वन जो है वह ऊंचे ऊंचे ध्वजाओं की तरह लहराते हैं। वह दक्षिण दिशा की सौंदर्यता जो है उसे बढ़ाता है। ऊंचे और सूखे ताड़ के पेड़ जो है, जंगल जो है, वह दक्षिण दिशा की सुंदरता की ध्वजाओं की तरफ फहराते थे, लहराते थे। हम देखते हैं कि ताड़ जो है वह बहुत लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं और ऊपर जाकर ही उसकी शाखाएं जो है वह फैलती हैं। तो ताड़ के ऊंचे पेड़ जो है वह जैसे ऐसा लग रहा था कि ध्वजाओं की तरह फहरा रहे हैं, और उनके लंबे और कटे फटे पर्ण जो है, पत्ते जो है, वह पट्टी वाले ध्वज पट की तरह दिखाई देते थे, जिसके कारण इसकी दृष्टि सीमा भी रुंध जाती थी। और इतना ही नहीं, भद्रा नामक जो नदी है, उसकी सुभद्रा नामक नदी ये शाखा जो है वह इन दोनों वनों के पूर्व से दक्षिण में आकर टेढ़ी मेढ़ी गति से चलती हुई बीच में से प्रसार होती थी। और ऐसे में दोनों वनों के बीच में से जाने के कारण वहाँ पर जो पत्ते, फल, फूल, डालियाँ आदि गिरी होती थी, उनको अपने में समेटे हुए, अपनी छाती पर लिए हुए वह आगे बढ़ती थी। इसलिए ताड़ और अन्य जो वन है उसमें अन्य वनस्पतियाँ जो है वह भी मिल गई थी। स्वाभाविक है कि नदी जहाँ बहती है वहाँ बीज पौधे टूटकर उस पानी के साथ बह जाते हैं, और जहाँ रुक जाते हैं वहीं पर वह जम जाते हैं। तो इसके कारण ताड़ के वन में अन्य वनस्पतियाँ भी गुंथ ली गई थी, और यह नदी बहती हुई समुद्र के पास आकर उनसे मिलती थी। और इस नदी के कारण वन में दूसरी वनस्पतियाँ भी मिल गई थी। समय था तो कि चैत्र का शुक्ल पक्ष था। चैत्र महीना जो है, गुजराती में चैत्र महीना जो है उसका शुक्ल पक्ष, गुजराती कैलेंडर तिथि पत्रक के अनुसार महीने के 2 पक्ष किए जाते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। प्रारंभिक 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं, दूसरे 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं। तो चैत्र महीना का शुक्ल पक्ष जो है उसका वह समय था, और उस समय उतरती वसंत यानी कि वसंत ऋतु धीरे धीरे जा रही थी और ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो रहा था। इसलिए इन दोनों ऋतुओं की संधि थी। हम यूँ कह सकते हैं कि वसंत धीरे धीरे जा रही थी और ग्रीष्म का आगमन हो रहा था, इसलिए ये दोनों ऋतुओं की संधि का समय था। और उस समय प्रकृति में क्या दिखाई देता है तो कि सुरंगित बोर जो है वह, और आम के पेड़ में सुंदर सुंदर छोटे छोटे फूल की जो मंजरियां है, टिकोरे जो है, उनसे आसपास का जो वातावरण है वह सुरंगित बन जाता था, सुगंधित बन जाता था। और इतना ही नहीं, दूसरी ओर ज्वारीय समुद्र मनोहरपुरी के पूर्व पश्चिम की सुंदरता को और तराजू में तौल जाते थे। तो इस प्रकार मनोहरपुरी जो गांव है उसमें पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण दिशा, ये अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्रकार की स्थिति है, जिसके कारण गांव की दृष्टि सीमा तो रुंधती है पर उसका सौंदर्य और बढ़ता है। प्राकृतिक सौंदर्य जो है वह सविशेष बढ़ जाता है, जिसके कारण उस गांव में अभी भी ईश्वर द्वारा दी हुई सुंदरता जो है वह बनी हुई थी। समुद्र, बड़े बड़े वन, ताड़, आम, बरगद, सुंदरगिरी नामक पर्वत और भद्रा नदी की सुभद्रा नामक शाखा, ये सभी होते हुए मनोहरपुरी की सुंदरता को और भी तराजू में तोल जाते थे।
उनकी सुंदरता को और भी बढ़ाते थे। तो दोस्तों, इस प्रकार प्रारंभ में ही लेखक ने इस प्रकरण में मनोहरपुरी के आसपास का जो सौंदर्य है उसका मनोहारी वर्णन आकर्षक आलंकारिक शैली में वर्णन किया है। तो आज के भाग में हम यहाँ तक रखेंगे। अगले भाग में फिर से इस गद्य का सारांश जो है जहाँ रुके हैं वहीं से प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।